गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम भारत की विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। भारत की विदेश नीति हमेशा से, अगर हम भारत का इतिहास उठाकर देखें तो भारत की विदेश नीति शांति की विदेश नीति रही है, गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति रही है, दूसरे राष्ट्रों के साथ में सौहार्द बनाने वाली नीति रही है और भारत का एक समृद्ध इतिहास रहा है जिसमें भारतीय सांस्कृतिक विशेषताओं ने पूरे विश्व पर अपनी छाप छोड़ी है। इसी क्रम में 1947 के बाद जब हमारा भारत आज़ाद हुआ और भारत का नया संविधान बना, तो भारत के नए संविधान बनाते वक्त भारतीयों ने अपने लिए विदेश नीति बनाई और वो जो विदेश नीति बनाई उस विदेश नीति में अन्य राष्ट्रों के साथ में जब भारत का संपर्क होगा तो अन्य राष्ट्रों के साथ में भारत अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए शांति की विदेश नीति को आगे बढ़ाते हुए कार्य करेगा। इसी क्रम में हम सबसे पहले लेते हैं गुटनिरपेक्षता की नीति। गुटनिरपेक्षता की नीति एक ऐसी नीति है जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट था साम्यवादी गुट जिसका प्रतिनिधित्व पूर्ववर्ती सोवियत संघ कर रहा था और दूसरा गुट था पूंजीवादी गुट जिसका मतलब दूसरा गुट था पूंजीवादी गुट जो अमेरिका के नेतृत्व में कार्य कर रहा था। और इन दोनों गुटों ने पूरे विश्व में एक तरह से पूरे विश्व को दो भागों में बांट कर रख दिया था और पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ सा नज़र आता था। इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंस थे, विचारधारा के आधार पर भी डिफरेंस थे और दूसरी बात ये थी कि दोनों ही राष्ट्र विश्व राजनीति में नंबर 1 पर आना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो बहुत सालों से गुलाम राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों को जब आज़ादी मिली तो उन राष्ट्रों के सामने बहुत बड़ा संकट इकट्ठा हो गया और वो ये था कि वो किस गुट में सम्मिलित हो और किस गुट में सम्मिलित ना हो, क्योंकि अगर वो पूंजीवादी गुट में सम्मिलित होते हैं तो सारे साम्यवादी उनके दुश्मन हो जाएंगे और अगर वो साम्यवादी गुट में सम्मिलित होते हैं तो सारे पूंजीवादी उनके दुश्मन हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाने की सोची और अपनी अलग पहचान बना करके अपनी अलग विदेश नीति का अनुसरण करते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति का वर्णन उन्होंने किया। उसका कारण यह था कि विश्व राजनीति में भारत अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था और अपनी इस पहचान को बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि भारत इन दोनों गुटों के भारत इन दोनों गुटों से पृथक अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करे। तो फिर दोनों गुटों से पृथक विदेश नीति का संचालन करने के लिए ये ज़रूरी था कि गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया जाए। और गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि भारत विश्व राजनीति के दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल नहीं होगा, उनसे अलग रहते हुए भी उनसे मैत्री संबंध कायम रखने की चेष्टा करेगा और उनकी बिना शर्त सहायता से अपने विकास में तत्पर रहेगा। भारत की गुटनिरपेक्षता एक विधेयात्मक, सक्रिय और रचनात्मक नीति है। इसका उद्देश्य दोनों विरोधी गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना है। असंलग्नता की यह नीति सैनिक गुटों से अपने आप को दूर रखती है किंतु पड़ोसी व अन्य राष्ट्रों के बीच सब प्रकार के सहयोग को प्रोत्साहन देती है। यह गुटनिरपेक्षता नकारात्मक तटस्थता, अप्रगतिशीलता अथवा उपदेशात्मक नीति नहीं है। इसका अर्थ सकारात्मक है, अर्थात जो सही और न्यायसंगत है उसकी सहायता और समर्थन करना तथा जो अनीतिपूर्ण एवं अन्याय संगत है उसकी आलोचना एवं निंदा करना। सीधे सीधे गुटनिरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी गुट के साथ जुड़ा हुआ न होना, अर्थात नाटो, सीटो या वारसा संगठन जैसे किसी सैनिक गठबंधन में शामिल न होना। यह ऐसी नीति है जो विश्व में स्वतंत्र नीति का अनुसरण करती है। यह सकारात्मक नीति है जिसका उद्देश्य है समविचारवादी राष्ट्रों के साथ मिलकर शांति, स्वतंत्रता और मैत्री के उद्देश्य प्राप्त करना और अपना तथा अन्य अर्धविकसित राष्ट्रों का आर्थिक विकास करना। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाए जाने के मुख्य कारण निम्न हैं। किसी भी गुट में शामिल होकर अकारण ही भारत विश्व में तनाव की स्थिति पैदा करना उपयुक्त नहीं मानता था।
नंबर 2, भारत अपने विचार प्रकट करने की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता है। नंबर 3, भारत अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को और अपनी योजनाओं की सिद्धि के लिए विदेशी सहायता पर बहुत कुछ निर्भर है। गुटनिरपेक्षता की नीति से सोवियत संघ तथा अमेरिका दोनों की एक ही साथ सहायता मिलती रही है और वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी। नंबर 4, भारत की भौगोलिक स्थिति गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने को बाध्य करती है, क्योंकि साम्यवादी देशों से हमारी सीमाएं टकराती थी और पश्चिमी देशों के साथ अगर हम गुटबंदी करते तो सारे साम्यवादी हमारे दुश्मन हो सकते थे। तो पश्चिमी देशों से हमें विशाल आर्थिक सहायता भी लेनी थी और साम्यवादी देशों से हमें अपनी सीमाओं की रक्षा भी करनी थी। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि भारत अपने लिए एक गुटनिरपेक्ष नीति का वर्ण करे। अब गुटनिरपेक्षता की नीति के विभिन्न चरणों को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले 1947 से 1950 तक प्रारंभ में जो गुटनिरपेक्षता थी उसे सकारात्मक तटस्थता कहा गया और भारत की, लेकिन उस समय ऐसा भी नज़र आ रहा था कि भारत की जो राजनीति है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पश्चिमी गुट की ओर झुकी हुई है। मतलब उस समय भारत इन्फ्लुएंस था पश्चिमी गुटों से। उसके बाद 1950 से 1957 तक की अगर हम देखें तो भारत और सोवियत संघ के संबंधों में परिवर्तन आया और भारत की जो नीति थी वो सोवियत संघ के पक्ष में रही। उसका कारण ये था कि भारत ने समाजवाद का अनुसरण किया था और भारतीय संविधान के द्वारा समाजवादी शासन की स्थापना की जा रही थी। इसके पश्चात 1957 से 1962 तक भारत की नीति पश्चिमी गुट की ओर झुकने लगी। इसके कारण थे भारत में आर्थिक संकट विद्यमान था, देश में खाद्यान्न और विदेशी मुद्रा की बहुत कमी थी। उसी वजह से भारत बाध्य हो गया था कि वह पश्चिमी गुट के साथ मेलजोल बढ़ाए ताकि उनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। 1962 का चीनी आक्रमण तथा भारतीय गुटनिरपेक्षता, इसमें चीन ने अचानक से भारत के साथ में मैत्री संबंध की बात करते हुए, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते हुए अचानक से चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत उस आक्रमण के लिए बिल्कुल आश्वस्त नहीं था और तैयार भी नहीं था। भारत के पास में सैनिक शक्ति भी पर्याप्त नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में पश्चिमी देशों ने भारत की बिना शर्त सहायता की और जब भारत की बिना शर्त सहायता की तो भारतीयों को ये जो भारतीय विदेश नीति की सफलता थी, क्योंकि साम्यवादी राष्ट्र उस पर आक्रमण कर रहे हैं और अमेरिका उसकी मदद कर रहे हैं और जब पश्चिमी देशों से तकलीफ हो रही है तो साम्यवादी राष्ट्र उसकी सहायता कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति एक सफलता ही साबित हुई। भारत पाक युद्ध 1965 और गुटनिरपेक्षता 1963 में सोवियत संघ ने भारत चीन सीमा विवाद पर भारत का स्पष्ट रूप से खुला समर्थन दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, जबकि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता था। लेकिन फिर भी उसने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति अपनाए जाने के बावजूद भी भारत का समर्थन किया अमेरिका ने। यही भारत की गुटनिरपेक्षता की सफलता थी। उसके बाद है असली गुटनिरपेक्षता। 1977 से 1979 तक भारत में जनता पार्टी का शासन आया और जनता पार्टी के घोषणा पत्र में असली गुटनिरपेक्षता की बात कही गई। विदेश मंत्री वाजपेयी ने कहा, असंलग्नता का मतलब है सर्व संलग्नता, अर्थात सबके साथ जुड़ना, सबके साथ गठबंधन करना, सबके साथ समान व्यवहार करना। 1980 के बाद गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की विदेश नीति की स्पष्ट छाप दिखाई दी। तब तक भारत अपने आप को एस्टेब्लिश भी कर चुका था और जो दोनों बड़ी महाशक्तियां थी उन दोनों महाशक्तियों के बीच की जो कटुता थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि 1991 में तो सोवियत संघ का विघटन ही हो गया और सोवियत संघ के विघटन के बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो दो गुट बने हुए थे उन दोनों गुटों में से एक गुट पूरी तरह से जब डिसॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ही ध्रुव रह गया और वो था अमेरिका। तो उस समय दोनों गुटों से अलग रहने की नीति भी भारत की नीति पर प्रश्न चिन्ह लगा। उसका कारण ये था कि अब जब दो गुट में से एक ही गुट रह गया है तो ऐसे में भारत
की गुटनिरपेक्षता का क्या मतलब रह जाता है। लेकिन भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का एक बहुत बड़ा मतलब था, और वो ये था कि ये जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के छोटे छोटे राष्ट्र थे जो बाद में आज़ाद हुए थे, इनके सामने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, एक ऐसा मंच था जहाँ पर एकत्रित होकर के ये अपने आर्थिक हितों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, मांग उठा सकते हैं। और यूएनओ के बाद अगर कोई विश्व संगठन है बहुत बड़ा, तो वो गुटनिरपेक्ष संगठन है, गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन है, जिसके माध्यम से एक अपनी आवाज़ को वो मुखर कर सकते हैं, अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ा सकते हैं, आर्थिक संबंधों को बढ़ा करके विश्व राजनीति में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत की विदेश नीति की। भारत की विदेश नीति की विशेषताएं हम पढ़ ही रहे हैं। भारत की विदेश नीति की विशेषताओं में सबसे पहली नीति थी गुटनिरपेक्षता की नीति, और दूसरी नीति है उसमें शांति की विदेश नीति। शांति की विदेश नीति, भारत की जो विदेश नीति है उसका जो इतिहास रहा है, वो इतिहास बिल्कुल ऐसा रहा है कि भारत ने हमेशा शांति की विदेश नीति का अनुसरण किया है। भारत कभी भी आक्रमणकर्ता के रूप में उभर करके नहीं आया। हाँ, अगर किसी ने भारत पर आक्रमण किया है तो भारत ने उसका जवाब ज़रूर दिया है। उसके बाद है मैत्री और सह अस्तित्व की नीति। मैत्री और सह अस्तित्व की नीति का मतलब ये है कि भारत हमेशा अन्य राष्ट्रों के साथ में मित्रता करने में अपना विश्वास रखता है, सबके साथ मिलकर, सबके साथ अपना खुद का विकास करना और अन्य राष्ट्रों का भी विकास करने की नीति में विश्वास करता है। विरोधी गुटों के बीच सेतु बंध बनाने की नीति, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो दो विरोधी गुट बने हुए थे, उन दोनों विरोधी गुटों के बीच में एक तरह से कोऑपरेशन करके उसने अपनी विदेश नीति का संचालन किया, और वो भारत बहुत हद तक इसमें सफल भी रहा। उसके बाद साधनों की पवित्रता की नीति। साधनों की पवित्रता की नीति की जब हम बात करते हैं तो भारत में हमेशा से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की गई है, मैत्रीपूर्ण सह अस्तित्व की बात की गई है, सौहार्दपूर्ण रिश्तों को हमने हमेशा तरजीह दी है। तो ऐसे में भारत कभी भी अपवित्र साधनों की मांग नहीं करता है, या अपवित्र साधनों का उन्होंने कभी भी प्रयोग नहीं किया है। उसके बाद है पंचशील पर जोर देने वाली नीति। पंचशील के सिद्धांतों को भारत ने हमेशा से माना है, चाइना ने भी माना था, लेकिन चाइना कभी भी उस पर अमल नहीं करता, लेकिन भारत उस पर अमल करता है। भारत बिना कारण किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा, साम्राज्यवादी भावना का विस्तार नहीं करेगा, हमेशा अपनी स्वयं की रक्षा के लिए ही भारत ने सेल्फ डिफेंस में ही किसी पर आक्रमण किया होगा, और आक्रमण खुद ने नहीं किया, आक्रमण अगर उस पर हुआ है तो उसका जवाब उसने ज़रूर दिया है। उसके बाद है साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध करने वाली नीति। मतलब भारत ने बहुत ज़्यादा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को 200 सालों तक झेला है, और भारत की विदेश नीति ऐसी रही है, या भारत की परंपरा ऐसी रही है कि हम किसी और राष्ट्र को अपना गुलाम बना करके रखने के इच्छुक कभी भी नहीं रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व में स्वतंत्रता पूर्वक माहौल बनाने के लिए भारत ने स्वतंत्र साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध करने वाली नीति अपनाई है, और प्रजातीय विभेद का विरोध करके भारत ने अपनी एक अलग नीति का अनुसरण किया है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति। संयुक्त भारत की जो विदेश नीति है, वो भारत की विदेश नीति संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली है, क्योंकि भारत ने जैसे ही आज़ाद हुआ था भारत, वैसे ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ले ली थी, और जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ले ली तो उसके बाद में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो भी आदेश निर्देश दिए जाते हैं, भारत उसका सक्रिय सदस्य है, और भारत हमेशा उसके द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं उनकी पालना भी करेगा। अब हम जब भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहली बात आलोचकों ने ये कहा कि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने में भारत की विदेश नीति असफल रही है। उसका कारण ये है कि 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध, ऐसे अचानक से आक्रमण थे। उस समय भारत पूरी तरह से बौखला गया था, और जब वो बौखला गया था तो उसे अन्य देशों से अपनी सहायता लेनी पड़ी। उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में सारे लोगों को ये पता लग गया कि भारत अपनी स्वयं की रक्षा कर पाने में ही सक्षम नहीं है।
उसके बाद भारत ने अपनी राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सेना में वृद्धि करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई, और पॉलिसीज़ बना करके आज भारत इस स्थिति में है कि वो किसी भी तरह के आक्रमण का मुकाबला कर सकता है। मतलब भारत सैनिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर स्थिति में नहीं है। उसके बाद गुट निरपेक्षता एक दिखावा है। गुट निरपेक्षता एक दिखावा है। कई बार ऐसा लगा अंतर्राष्ट्रीय जगत में कि भारत पश्चिम की ओर झुका हुआ है, और कई बार ऐसा लगा कि भारत रूस की ओर झुका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसका पालन करवाना या उसको एग्जैक्टली मानना भारत के लिए भी संभव नहीं था। द्वितांत की विश्व राजनीति, जिस समय दोनों राष्ट्रों के मध्य द्वितांत की पोजीशन चल रही थी, मतलब संबंधों में तनाव चल रहा था, उस तनाव के समय भारत की गुटनिरपेक्षता की कोई अस्तित्व भी नहीं रह गया था। मित्र और शत्रु को परखने में असफल। मित्र, जब भारत के ऊपर अचानक से चाइना का अटैक हुआ, उससे जस्ट पहले 1955 से लेकर 1959 तक भारत और चीन के बीच में बहुत अच्छे संबंध चल रहे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे, पंचशील की नीति पर जोर देने की नीति का काम चल रहा, और अचानक से चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में आलोचकों ने ये कहा कि भारत जो है वो मित्र और शत्रु को परखने में असफल रहा है। विदेशी आक्रमणों का शिकार भी भारत हुआ है, क्योंकि भारत के पास में पूरा सैन्य बल नहीं था, उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में विदेशी आक्रमण जब हुए तो भारत को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद है प्रवासी भारतीयों की उपेक्षा। प्रवासी भारतीयों की उपेक्षा मतलब जो भारत से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आए, उनकी बहुत ज़्यादा उपेक्षा की गई, और उनकी उपेक्षा करके उनके लिए सही नीति कानून नहीं बनाया गया, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। सांस्कृतिक उदासीनता के शिकार अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो छोटे छोटे देश हैं, उन छोटे छोटे देशों के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा बर्ताव नहीं किया गया, और उनके डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो चूँकि वो बहुत छोटे छोटे राष्ट्र हैं और उन छोटे छोटे राष्ट्रों में डेवलपमेंट के साधन भी पर्याप्त नहीं हैं, तो वो पूरी तरीके से दूसरे राष्ट्रों के द्वारा दी गई सहायता पर निर्भर है, और दूसरे राष्ट्रों के द्वारा जो दी गई सहायता है उस सहायता पर निर्भर होने की वजह से मतलब वो उनका जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो उस तरीके से विकास नहीं हो पाया है। नीति निर्माण की दोषपूर्ण प्रक्रिया, मतलब इसमें जो नीति निर्माण किया गया वो नीति निर्माण बहुत अच्छे से नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि भारत की जो विदेश नीति थी, भारत की विदेश नीति दूसरे मतलब भारत जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, उन पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा जो सूचनाएं प्रकाशित की जाती थी उन सूचनाओं पर ही निर्भर थी, और इसी वजह से बहुत तरीके से नीति निर्माण नहीं हुए, और नीति निर्माण जब नहीं हुए तो इनका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुआ। दोनों इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो विदेश नीति थी, भारत की विदेश नीति, भारत ने शस्त्रों जैसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया। बहुत हद तक उसकी उपलब्धियाँ अपनी थी, क्योंकि उस समय में भारत अगर किसी एक गुट के साथ में सम्मिलित हो जाता तो उसे शायद दूसरे तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम उपलब्धियों को देखें तो ये कह सकते हैं कि भारत आज अपने बहुत अच्छी स्थिति में है। भारत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका है, और जो विकास बाकी रह गया है वो विकास भी आने वाले सालों में भारत कर सकेगा।